नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। में कमलेश यादव आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आ गए हैं सीआरपीएफ एलडीसी हेड कांस्टेबल जीडी के डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में आने वाले मॉक टेस्ट का एक पेपर, जो कि आज हम अपनी इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि वो किस पैटर्न पे आता है। इससे पहले हमने पार्ट वाइज वीडियोज़ बनाई हैं, हिंदी, जीके और रीजनिंग की, और जो प्रोफेशनल नॉलेज के लिए क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि किस पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त संख्या सब ज्ञात करें। फर्स्ट क्वेश्चन है 1, उसके बाद 2, 6, 24, क्वेश्चन मार्क 720। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका पैटर्न कुछ इस प्रकार होगा कि 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 6 इंटू 4, 24 हो जाएगा। 24 इंटू 5, 120 हो जाएगा, और 120 इंटू 6, 720 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 15, 35, 63। अगला जो होगा शब्द वो क्या आएगा? अगली जो संख्या होगी वो होगी 3 के बाद जो 15 है, इन दोनों के बीच का गैप आप चेक कर लीजिए। 15 35 के बीच का और 35 से 63 के बीच का। ये एक पैटर्न फॉलो कर रही है जो कि इस प्रकार है। 3 से 15 के बीच में 12 का गैप है, 15 से 35 के बीच में 20 का गैप है, और 35 से 63 के बीच में 28 का गैप है। इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम उन तीनों गैप के बीच का गैप देख लें, या फिर एक 4 का टेबल चल रहा है। 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 5 20, 4 इंटू 7 28, और 4 इंटू 9 36। अगर 36 63 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 99। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 99। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये होगा 22, 24, 28, क्वेश्चन मार्क, 52, 84। यहाँ पर जो गैप है 22 और 24 के बीच का वह है 2। 24, 28 के बीच का जो गैप है वो है 22, 24 के बीच का गैप 2 है। 24, 28 के बीच का गैप है 4, और 52 और 84 के बीच का गैप जो है वो है 32। तो इससे ये पैटर्न फॉलो होता है कि 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, तो 28 प्लस 8 36। अब 8 टू जा 16, 36 में 16 जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा। अब 16 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा, और 52 प्लस 32 84 होता है। तो पैटर्न है, जो भी टर्म गैप का आ रहा है उसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट संख्या जो है वो आ जाएगी। इसका आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये अल्फ़ाबेट से है, DHL, PTX, BFJ। तो अगला टर्म कौन सा आएगा? तो ये हम सिंपल स्टेप में, अधिकतर हमें एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले ये चीज़ या तो याद हो या तो हम इन्हें लिख लें एक कॉपी पे, एक पेपर पे, ABCD टू Z तक। तो यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो हो रहा है D के बाद H आ रहा है और H के बाद L आ रहा है। तो इन सभी के बीच का गैप जो है वो कॉमन है। D के बाद EFGH, चौथे नंबर पे H आएगा। IJKL, फिर चौथे नंबर पे L आएगा। उसी तरह P के बाद QRST, चौथे नंबर पे T आ रहा है, और UVWX ये भी चौथे नंबर पे आ रहा है। सेम पैटर्न BFJ का है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम चेक करेंगे ऑप्शन ए, NRV, NOPQRSTUV। सिंपल, पहला ही ऑप्शन जो है इसका सही है, NRV। अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 5। ऑप्शन है CMG, EPJ, ISM, क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन आप में से कोई प्लीज़ सॉल्व करके बताइएगा। ये मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, आप सॉल्व करके प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। उससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बेमेल शब्दों को और संख्याओं को जो है ज्ञात करना है।
तो क्वेश्चन 6 में ऑप्शन है ए दिसंबर, बी जनवरी, सी फरवरी, डी मार्च। चारों में से कौन सा ऑप्शन जो आपस में मेल नहीं खाता है? तो वो ऑप्शन सी है फरवरी, जिसमें कि 28 दिन का होता है। बाकी तीनों जो हैं दिसंबर, जनवरी और मार्च, ये होते हैं 31 दिन के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन है स्किन, नोज़, ईयर और किडनी। तो स्किन, नोज़ और ईयर जो है हमारे बॉडी के आउटर पार्ट्स हैं। किडनी जो है वो हमारा इंटरनल पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है टमाटो, पोटैटो, कैरेट और ऑनियन। चारों में क्या डिफरेंस है? इनमें सिंपल सा डिफरेंस है। पोटैटो, कैरेट और अनियन यानी कि आलू, गाजर और प्याज जो होते हैं वो रूट वेजिटेबल्स होते हैं, यानी कि जड़ वाली। और टमाटर जो होती हैं वो जो होती हैं रूट वेजिटेबल नहीं होती हैं, वो ज़मीन से ऊपर की तरफ बढ़ती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दे रखा ऑप्शन ए 16, 25, 64, 81, 36, 49 और 100 और 110। तो हमें दिख रहा है साफ साफ कि ऑप्शन ए में जो है वो 4 और 5 का स्क्वायर है, बी में है 8 और 9 का स्क्वायर, सी में 6 और 7 का, डी में 10 और 110 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो ये ऑड वन है। क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन है ए वाई बी जेड, बी एक्स सी वाई, डी वी ई डब्ल्यू, एम पी ओ एन। इनमें से कौन सा अलग है, आपस में मेल नहीं खाता है? तो बताना चाहूँगा ये जो है इन चारों में जो डिफरेंट है वो है, हम पैटर्न देखेंगे। अगर हम पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पे पैटर्न हमें ये पता चलता है दैट ए वाई बी जेड में ए बी है और ए के बाद बी आ रहा है तीसरे ऑप्शन में, और वाई के बाद जेड आ रहा है। यानी फर्स्ट पे लिखा हुआ है ए, सेकंड पे बी, फर्स्ट पे ए, सेकंड पे वाई, थर्ड पे बी और फोर्थ पे जेड। तो ए बी वाई जेड। उसी तरह यहाँ पे बी के बाद सी है और एक्स के बाद वाई आना चाहिए, डी ई और वी डब्ल्यू, और वहाँ पर एम एन आना चाहिए, तो एम के बाद ओ है, पी के बाद क्यू आना चाहिए बट पी के बाद एन है। तो चौथा ऑप्शन जो है इसका वो इन सब में अलग है, यानी कि इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा है इफ सी इज इक्वल्स टू 3 एंड फियर इज कोडेड एज 30 देन व्हाट विल बी द कोड नंबर फॉर हेयर। अगर सी को हम 3 लिखते हैं और फियर को 30 लिखते हैं तो ये हेयर के लिए कितने नंबर बनेंगे? अगर हम फियर को यानी कि अल्फ़ाबेट्स को नंबरिंग करके लिखते हैं, दैट ए को फर्स्ट पे, बी को सेकंड, सी को थर्ड और डी को फोर्थ पे, तो उस प्रकार से फियर के जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं F6, E5, A1 और R18। इन चारों का सम करेंगे 6, 5, 12, 6, 5, 11 और 1, 12 और 18 जोड़ेंगे तो 30 हो जाता है। उसी तरह से हेयर का जोड़ेंगे तो हम हो जाएगा हेयर के लिए H8, A1, I9 और R18, तो हो जाएगा 36। अगला क्वेश्चन, if cloud can be coded as 59432 and rain as 1678 how can around be coded। यदि क्लाउड का कूट संकेत 59432 है और रेन का 1678, तो अराउंड का कूट संकेत क्या होगा? ये इसी में से दिए हुए टर्म है, इसी में से चेक कर लेंगे हम। दैट सी को 5 बताया गया है, एल को 9, ओ को 4, यू को 3, डी को 2 एंड रेन में आर को 1, 6 को ए, 7 आई और एन 8। तो अराउंड कैसे होगा? तो अराउंड के लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे ए को किस संख्या से लिखा गया है, 6 से लिखा गया है, और आर को किस संख्या से लिखा गया है, 1 से। ओ को किस संख्या से लिखा गया है, 4 से, 6 1 4। उसके बाद यू किसको किस संख्या से लिखा गया है, 3 से। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही दिख रहा है, 6 1 4 3 8 2। 8 जो है वो एन को शो करता है, एन, और डी जो है वो 2 को शो करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आते हैं, थोड़े से टाइम टेकिंग हो सकते हैं बट इतने नहीं। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं इन क्वेश्चंस की तो आप ज़रूर जल्दी अपने सवालों को कर सकेंगे और सफलता पाएंगे। अगला क्वेश्चन सेम है,
आप प्लीज़ इसे खुद करिएगा। 30 नंबर लूज इज कोडेड एज 1357, सेम 12 जैसा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार लगभग हर बार आते हैं 14 नंबर टाइप के। इसमें बताया गया है पुलिस इज कॉल्ड टीचर, टीचर इज पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन इज डॉक्टर, डॉक्टर इज लॉयर, लॉयर इज सर्जन, देन विल कैच क्रिमिनल्स, कौन अपराधियों को पकड़ेगा। तो पूछा गया अपराधियों को पकड़ने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, पुलिस की, बट पुलिस को क्या कहा जा रहा है, टीचर कहा जा रहा है। तो आंसर होगा इसका टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम अल्फ़ाबेटिकली टाइप क्वेश्चन है। अगर REKHA रेखा को NOPST के नाम से लिखा जा रहा है, RESHAM को NOHSTQ के नाम से लिखा जा रहा है, शाम को इस नाम से लिखा जा रहा है, तो शेम को कैसे लिखा जा रहा है। प्लीज़ आप मुझे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगर हाउस रेशियोज टू रूम प्रोपोर्शनेट टू वर्ल्ड, तो रेशियो क्या होगा। अगर घर में कमरा है तो वर्ल्ड में नेशन है। क्या है, नेशन यानी कि राष्ट्र होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। बुक रेशियो टू पब्लिशर, तो फिल्म क्या होगा। अगर बुक को एक पब्लिशर प्रकाशित करता है यानी कि प्रिंट करवाता है, तो फिल्म को एक डायरेक्टर निर्देश देता है। कॉफ़ी में जैसे कैफीन होता है, टोबैको में निकोटिन होता है। 19 क्वेश्चन 8, 48 और 64 से रिलेटेड कौन सा समूह है। 8, 48 और 64 से। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, प्लीज़ आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, आपको ऑप्शंस में भी पता चल रहा होगा कि ये कितना ही आसान है, तो प्लीज़ बताइएगा। अगला क्वेश्चन है ADHM रेशियोज टू ZWSN रेशियोज टू CFJO, तो अगला टर्म क्या बनेगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो है ADHM का जो गैप है वो एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। जो पैटर्न है A से D का जो गैप है वो 3 का है, B C D, D से H का जो गैप है वो 4 का, E F G H, और H से M का जो गैप है वो 5 का है, H I J K L M। उसी प्रकार से Z से W बैकवर्ड जा रहा है यानी कि पीछे की तरफ, Z से W की तरफ, Y X W, W से U V T S, और S से R Q P O N। इस प्रकार C F J O के बाद जो आता है वो क्या आएगा, बैकवर्ड्स में आएगा, और बैकवर्ड में जो आएगा वो कौन सा पैटर्न है। ऑप्शन से हम चेक करेंगे। ऑप्शन ए जो है वो है YBRM, YBRM, तो Y से V यानी कि X W V V P, और V से R U T S R, सही है। R से M Q P O L M, तो ऑप्शन है इसका सही है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 21। इसमें लुप्त संख्या है वो ज्ञात करनी है। इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई टफ नहीं है। आप इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या है। आप सभी के लिए भी ये आप पहले कर चुके हैं इन सवालों को, एक मॉक टेस्ट है। आप से क्वेश्चन खुद लगाइएगा, आप जो बुक यूज़ करते हैं इसमें से। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं किसी के बाद। 22वां क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। 9 से स्टार्ट है, 9 से 12, 12 से 18, 18 के बाद क्वेश्चन का क्या आएगा। इसका भी सवाल आप प्लीज़ क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गलत जो संख्या आने वाली है वो कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 23 है। अमंग 5 फ्रेंड्स, यानी 5 मित्रों में B से A नाटा है परंतु E से लंबा है, यानी कि A जो है वो B से नाटा है पर E से लंबा है। C तो B से कुछ लंबा है परंतु D
बी से कुछ नाटा है, यानी कि डी बी से भी छोटा है, ए जो है वो बी से छोटा है और ई जो है वो ए से भी छोटा है और ए से कुछ लंबा है। सबसे नाटा कौन है? यहाँ पर सबसे नाटा जो होगा वो ई होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24। 6 persons MNOPQ are sitting in 2 rows, wherein each Q is not at the end of any row, यानी कि Q किसी भी किनारे पे नहीं बैठा है। P is second to the left of R, P जो है वो R के उल्टे बाएं दिशा में दूसरे नंबर पे बैठा है। अब 6 लोगों में जो किसी एक लाइन में P जो है वो लेफ्ट कॉर्नर में बैठा हुआ है, अभी R के, और क्यों बताया गया है कि किसी भी किनारे पे नहीं है तो वो बीच में होगा। आगे P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R हो गया। O इज़ द नेबर ऑफ Q, O जो है Q का नेबर है और वो डायगनली जो है वो P के अपोजिट बैठा है। तो सवाल है, अब यहाँ पे बताया गया N इज़ द नेबर ऑफ R, N जो है वो R का नेबर है, तो N जो है वो P और R के बीच में आएगा। इस बेसिस पे N के विपक्ष में कौन बैठा है? N को फेस करते हुए कौन बैठा है? तो N को फेस करते हुए Q बैठा है, क्योंकि N सेंटर में है और बताया गया था Q जो है वो किसी भी किनारे पे नहीं बैठा है, तो वो बीच में बैठा है। तो दोनों बीच में बैठे हुए जो हैं वो हैं N और Q। तो N के सामने कौन बैठा है? Q। अगला क्वेश्चन, ए ग्रुप ऑफ 6 मेंबर्स आर सिटिंग इन अ रो, 6 सदस्यों का एक दल पंक्ति में बैठा है। R की स्थिति S के बाईं ओर है, R जो है वो S के बाईं ओर है और Q के दाहिने ओर, Q के जो है वो दाहिनी ओर है, जो स्वयं N के दाहिनी ओर है, यानी Q जो है वो N के राइट साइड में बैठा है। और P की स्थिति O के दाहिने ओर है, P की स्थिति जो है वो O के भी दाहिने ओर है और स्वयं N के बाईं ओर है और वो N के बाईं ओर है। P जो है वो O के दाहिने है मगर O जो है वो N के बाएं है। तो बताइए कौन सा सदस्य ठीक बीचों बीच बैठे हैं? ठीक बीचों बीच जो है वो N और Q बैठे हैं, N और Q। अगला क्वेश्चन, इफ 60% ऑफ द स्टूडेंट्स इन स्कूल आर बॉयज़ एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 972, तो कितने लड़के स्कूल में हैं? ठीक है, तो अगर 60% लड़के हैं और 40% लड़कियां हैं तो 40% इज इक्वल्स टू 972। तो यहाँ से लड़कों की संख्या निकल जाएगी कि कितनी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 20 का सही आंसर है 1458। अगला क्वेश्चन है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। 25% ऑफ 120 प्लस 380 का 40% इज टू 637 का कितना होगा? तो ये कितना होगा? 2/7 कितना होगा? 2/7। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आप प्लीज़ इसे सॉल्व कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ मिल्क हैज़ इंक्रीज बाय 20%। टू कीप द एक्सपेंडिचर अनचेंज द प्रेजेंट कंजम्पशन इज टू बी रिड्यूस्ड बाय। दूध की कीमत 20% बढ़ गई है, व्यय को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोग में कितनी कमी करनी होगी? तो वर्तमान उपभोग में जो कमी करनी होगी वो होगी, सिंपल क्वेश्चन है ये। अगर 10 रुपये की कोई चीज़ 12 रुपये की हो गई है, 10 रुपये किलो चीनी आती थी, यानी 10 रुपये की 1 किलो चीनी आती थी और अब वो 12 रुपये की 1 किलो आ रही है। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी और प्राइस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये बेसिक ट्रिक है, इसमें हम क्वांटिटी को सेम करके प्राइस को डिफरेंट कर देते हैं। उससे हमें पता लग जाता है
कि उपभोग में कितनी कमी करनी होगी। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 16/2/3% जो है वो कमी करनी होगी उपभोग में। अगला क्वेश्चन, सैलरी ऑफ ए पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, देन इट इज़ डिक्रीज बाय 20%, तो परसेंटेज चेंज कितना आएगा। इसका एक फॉर्मूला है A% प्लस B% प्लस AB% अपॉन 100। इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, जहाँ पे इंक्रीज़ आ रहा है वहाँ पे प्लस रहेगा और जहाँ पे डिक्रीज़ आ रहा है वहाँ पे माइनस का यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर इजीली आ जाएगा और इसका आंसर है, उसकी सैलरी में जो डिक्रीमेंट आया है वो है 4% का, 4% का डिक्रीमेंट आया है। नो क्वेश्चन, अगर कॉस्ट प्राइस किसी चीज़ की 80 रुपये है और ओवर एक्सपेंसेस यानी कि उस पर ऊपर का खर्चा 20 रुपये और हो गया है और सेलिंग प्राइस 120 है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो प्रॉफिट परसेंट जो होगा वो होगा 20%, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे ही हमें प्रॉफिट मिलता है, कॉस्ट प्राइस पे ही हमें लॉस का पता चलता है, मार्क प्राइस पे हमें जो डिस्काउंट का पता चलता है। ये आगे अगर आप इसके बारे में कोई क्वेश्चन जानना चाहते हैं, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के रिगार्डिंग या डिस्काउंट से रिलेटेड चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपके लिए इसके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करके एक अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको इजी ट्रिक्स के साथ मैं बता सकूं कि ये क्वेश्चन इजीली और बहुत जल्दी कैसे सॉल्व होते हैं। इसकी अच्छी ट्रिक है। आप जो चैप्टर मैथमेटिक्स का पढ़ना चाहते हैं, मैं इसके लिए आपको गाइड कर सकता हूं। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कौन सा चैप्टर जो है वो पढ़ना है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल इज़ द सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स, तो द गेन ऑफ लॉस परसेंटेज, तो हमें कितने की हानि हुई है। तो जो 5 आर्टिकल का दाम था वो सेम है 3 आर्टिकल के दाम का, तो गेन या लॉस कितना हुआ है तो बताना चाहूँगा। कॉस्ट प्राइस हमारी 5 आर्टिकल्स की बनेगी और सेलिंग प्राइस जो है वो 3 की। तो इस पे जो हमें इसे हम एक ट्रिक से सॉल्व करते हैं, जिसमें हम लिखते हैं 5 इंटू SP इजकल्स टू 3 इंटू CP, यानी कि 5 ऑफ सेलिंग प्राइस इंटू इजकल्स टू 3 ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो हम इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लेंगे, तो CP अपॉन SP इजकल्स टू 5 अपॉन 3 होगा, यानी कि 5 रुपये की चीज़ जो है वो 3 रुपये में बेची गई, यानी कि 5 रुपये पे 2 रुपये का घाटा हो गया, यानी कि 2/5 इंटू 100। तो ये परसेंटेज में जो आएगा वो आएगा 40% का लॉस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ आई वुड हैव परचेज्ड 11 आर्टिकल्स फॉर ₹10 एंड सोल्ड ऑल द आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 10 for 11, द प्रॉफिट परसेंट वुड हैव बीन। तो हिंदी में सवाल, यदि मैं 10 रुपये के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 रुपये के 10 की दर से बेचता हूँ, तो लाभ प्रतिशत होगा। सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वांटिटी और प्राइस की ट्रिक लगती है, जिसमें कि 11 सामान 10 रुपये के आए हैं और हमने उन्हें 10 सामानों को 11 रुपये में बेच दिया है। तो जब हम क्वांटिटी को सेम कर देंगे, यहाँ पर एक तरफ लिखकर 11, 10, 10 और 11, तो क्वांटिटी वाली लाइन जो कॉलम है उसे हम इक्वल कर देंगे मल्टीप्लाई करके सेम डिजिट से, तो प्राइस का जो डिफरेंस है वो मिल जाएगा और जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट प्राइस पे निकल जाता है। तो इसका आंसर होगा 21%। अगला क्वेश्चन, एक आर्टिकल जो है वो एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 200 रुपये अधिक का मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ 20% मिलता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। मान लीजिए कोई चीज़ 100 रुपये की थी
उसे 16% लाभ पर बेचा गया तो वो 116 रुपये की बेची गई। यदि उसे 200 रुपये अधिक मूल्य बेचा जाता तो लाभ 20% होता, यानी कि लाभ 20% होता है, यानी कि 120 रुपये की वो चीज़ बेची जाती। यानी कि 116 और 120 का जो अंतर है वो 4% का है, और वो 4% जो है वो 200 रुपये के बराबर है। तो यहाँ पे वैल्यू निकलती है 4%, यानी कि 1/25। 4% जो है वो 4 की बराबरी जो है वो 200 कर रहा है। तो 4 इक्वल टू 200, ये सिंपल तरीके से सॉल्व हो सकता है। 4% इक्वल टू 200 है, तो 1 की वैल्यू जो आएगी वो 5000 डायरेक्टली आ जाएगी। 1/25 इक्वल टू 200 इंटू 25 वो हो जाएगी 5000। अगला क्वेश्चन है सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 30% आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ। ये क्वेश्चन सेम मैंने फॉर्मूला बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि a प्लस बी प्लस AB/100, यानी कि a जो है वो -10 है, डिस्काउंट आ रहा है तो यहाँ पे माइनस का यूज़ किया जाता है, माइनस साइन का। b -30 ना प्लस -10 इंटू -30, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 और 30 40 हो जाएगा। 41 100 परसेंटेज में है तो 100 से 100 कट जाएगा, और 10% -10 और -30 कितना हो जाता है आपका 40, माइनस का 40 प्लस का 3, तो आंसर आ जाएगा आपका 37, यानी कि -37, यानी कि डिस्काउंट मिलेगा आपको -37 का। अगला क्वेश्चन जो है वो सिंपल इंटरेस्ट से है। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट के भी कोई क्वेश्चंस को एक पढ़ना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं इजी ट्रिक्स के साथ कि इन्हें कैसे सॉल्व किया जाए, तो मैं आपको, आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपके इसके लिए एक क्वेश्चंस का सेट तैयार करके आप सभी के लिए ले आऊँगा ताकि आप सब सीख सकें। तो हमारे यहाँ क्वेश्चन है, मनोज ने 29,400 रुपये 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर जमा किए। 6 वर्ष के बाद उसे 4200 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, तो वार्षिक ब्याज की दर थी। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या थी? इसको सॉल्व करने का एक सिंपल फॉर्मूला है, उसे कहते हैं SI इक्वल्स टू PRT/100, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर आप प्लीज़ खुद ही सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपको फिर भी नहीं आता है तो आप बताइएगा, हम इसके लिए इसके सोल्यूशन की एक नई PDF जो है आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, यदि कोई राशि पर 5% की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 है तो वह राशि कितनी है? देखिए क्वेश्चन इजी है, CI का। मान लीजिए 100 रुपये की किसी कोई चीज़ पर हमने 2 वर्ष तक ब्याज पे दिया, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज है। 100 रुपये की चीज़ पर 2% का ब्याज जो होगा, पहले साल का होगा 10, और दूसरे साल का जो हो जाएगा वो हो जाएगा, 10 साल का होगा 5, और दूसरे साल का हो जाएगा आपका 5, और उस 5 पे जो 5% ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 25/100 का। इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 + 25/100। ये किसके बराबर है? ये जो ब्याज हमें मिला है ये है 328 के बराबर। ना ये परसेंटेज में है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है 1025/100 बराबर 328। ना सॉल्व करते वक्त हमें पता चल जाएगा कि वो प्राइस कितना है। सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे इसे हम, तो आंसर जो आएगा हमारा वो आएगा 3200। आप एक बार से सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर करेक्ट मिलेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37। इन व्हाट टाइम विल 1000 अमाउंट्स टू 1331 टाइम पूछा गया एट 20% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर हाफ ईयरली चेक किया जाता है तो,
यानी कि अगर 20% हाफ ईयरली चेक किया जा रहा है तो 6 महीने का जो ब्याज मिलेगा वो 10% मिलेगा, अगले 6 महीने का और 10 और अगले 6 महीने का और 10। तो यानी कि टाइमिंग जो मिलने वाली है वो हमें पूछा गया है 1000 रुपये के 13 से 31 कब तक होंगे। तो इसका आंसर है 1.5 साल, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। प्लीज़ आप इसे सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका सही आंसर क्या है, मैं आपको रिप्लाई में ज़रूर बताऊंगा। अगला क्वेश्चन, ए कैन डू ए वर्क इन 6 days एंड बी इन 9 days, हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। तो उन दोनों को मिलकर जो समय लगेगा वो है 3.6 days। सिंपल क्वेश्चन है। किसी ए की इफ़िशेंसी जो है वो 6 दिन के हिसाब से है और बी की 9 दिनों के हिसाब से है। 6 और 9 का हम एक क्वेश्चन वाइज सॉल्व करते हैं तो एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं सिंपल तरीके से। इजी क्वेश्चन है ये बहुत। अगला क्वेश्चन, असिस्टेंट यानी कि एक पाइप की टंकी को 5 घंटे में पानी से भर सकता है और टंकी को तो कोई दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतः भरी हुई हो और दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी निम्न समय में खाली हो जाएगी। तो इसका आंसर है 20 घंटे, यानी कि 5 घंटे में भरता है और 4 घंटे में खाली करता है। यानी कि 5 और 4 के हिसाब से सॉल्व किया जाए तो पहले वाले की एफिशिएंसी 5 और दूसरे वाले 20 लेने पर मान लीजिए 20 लीटर की टंकी है, पहला वाला 5 और दूसरा वाला 4 में खाली कर देता है तो वो +4 भरता है या -4 खाली करता है, यानी कि -1 के स्पीड से वो खाली कर देगा तो 20 घंटे में वो उसे खाली कर देगा। अगला क्वेश्चन है, A रेशियो B = 3 रेशियो 4 एंड B रेशियो C = 8 रेशियो 9। तो A, E और C कितना होगा। ये मिसप्रिंटिंग होगी, माफ़ कीजिएगा, ये A, B और C पूछा गया है। यहाँ पर A, B और C पूछा गया है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 6 रेशियो 8 रेशियो 9। अगला क्वेश्चन, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹240 ए मैन इनकर्स अ लॉस ऑफ 10%। किसी चीज़ को बेचा 240 रुपये में और घाटा हो गया 10% का, तो कितने रुपए में उसे बेचा जाए ताकि उसे 20% का लाभ हो जाए। देखिए, अगर कॉस्ट प्राइस में 10% घाटा हुआ यानी कि वो 90% में बेचा गया और उसका दाम कितना है 240। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा कि कितने का था। कॉस्ट प्राइस कितने की थी ना, कॉस्ट प्राइस से जब हम प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि प्रॉफिट कितना है 20% का प्रॉफिट है, यानी कि 6/5 से सॉल्व करेंगे तो ये इसी तरीके से हमें मिल जाएगा। तो इसका सिंपल आंसर होगा 320 रुपये में। अगला क्वेश्चन, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमाउंट X, Y एंड Z। X रिसीव्स 25% मोर। सिंपल है, वही नहीं बताता हूँ। X, Y तथा Z में कुछ धनराशि वितरित की गई है। तदनुसार यदि X को Y से 25% अधिक राशि मिली हो और Y को Z से 25% कम राशि मिली हो तो X रेशियो Y रेशियो Z क्या अनुपात क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहले जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि सबसे लास्ट वाले को पकड़ेंगे। सबसे लास्ट है Z। मान लीजिए Z को 100 मिले तो Y को Z से 25 कम मिले यानी कि 75 मिले हैं और X को जो है वो Y से 25 ज़्यादा मिले यानी कि 125/100 यानी कि 5/4 मिले हैं। तीनों को अनुपात में लिखेंगे यानी कि X जो है वो है 75 × 5/4। अगला हमारा Y है वो 75 है और Z जो है वो 100 है। इन तीनों को रेशियो में लेके जब सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर 15:12:16। अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात जो होगा वो 12:23 हो जाता है।
तदनुसार वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, हम 3 और 5 में x का मल्टीप्लाई करने के बाद 9 माइनस कर देंगे। 3x माइनस 9 अपॉन 5x माइनस 9 इजिकल्स टू वो अनुपात हो जा रहा है 12/23। सॉल्व करेंगे तो सिंपल x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू जो मिलेगी वो आप 3x और 5x में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। पुट ऑन करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 33 और 55। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। इस क्वेश्चन का आंसर आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ये बहुत ही इजी ट्रिक पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन है बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 72 देयर इज़ अ लॉस ऑफ 10%। इन ऑर्डर टू गेन 5% इट्स सेलिंग प्राइस शुड बी। सिंपल सेम क्वेश्चन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था इसी क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का प्लीज़ आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। एक नया क्वेश्चन है 47। इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 47 है 280 रुपये प्रति किलोग्राम की 7 किलोग्राम चाय को 240 रुपये प्रति किलोग्राम की 9 किलोग्राम चाय के साथ मिलाया जाता है, तो मिश्रित चाय का औसत मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा। मैं आप सभी से इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहूँगा कमेंट बॉक्स में। आप इसे सॉल्व कीजिएगा। आपने ये पहले भी शायद कर रखा होगा, और अगर नहीं किया है तो आप हमें बताइएगा, हम इसे सॉल्व करके आपको ज़रूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन, ए बी तथा सी के लाभांश का अनुपात 2:3:7 है। यदि औसत लाभ 8000 है तो बी का लाभांश बताएं। यानी कि यहाँ पे जो बताया गया है वो ए बी और सी के प्रॉफिट के बारे में बात हो रही है। ए बी और सी के प्रॉफिट का जो रेशियो है वो है 2:3:7, और उनका एवरेज जो प्रॉफिट है वो है 8000। यानी कि 3 लोगों का एवरेज 8 है, यानी कि टोटल जो है वो 24000 है। तो 2:3:7 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों को जोड़ेंगे और 24 के इक्वल्स टू रख देंगे। सिंपल 1 की वैल्यू आएगी वो आएगी 2000, और तीनों का रेशियो मिल जाएगा, यानी कि जो आंसर होगा वो 48 का होगा डी, ऑप्शन डी 6000। अगला क्वेश्चन, ए अलोन, ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर तथा ए और बी मिलकर उस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी ए अकेला 12 दिन में और बी मिलकर 8 दिन में, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो जो इसका जो सिंपल आंसर है वो है 24। यहाँ पे ए और बी की इफ़िशियंसी को सर्च करेंगे हम, और जो सिंपल आंसर आएगा वो आएगा 24। आज का हमारे मैथमेटिक्स का लास्ट क्वेश्चन जो होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 50। दैट सचिन तेंदुलकर हैज़ अ सर्टेन एवरेज फॉर 11 इनिंग्स। मतलब उसका कुछ 11 इनिंग्स तक सेम एवरेज रहा, और 12वें इनिंग में उसने 120 रन बनाए, और उसका एवरेज जो है वो 5 से बढ़ गया। तो उसका नया एवरेज क्या है। सिंपल क्वेश्चन है, हम टोटल 11 इनिंग्स में उसने x के एवरेज से रन बनाए, और 12वें इनिंग में 120 के रन बनाने के बाद उसका जो नया एवरेज बना है वो है 12 इंटू एक्स, जो हमारा पुराना एवरेज है, और नया जो एवरेज है टोटल में से 5 ऐड हो जाएगा। तो जो आंसर आएगा वो आएगा, पिछला एवरेज जो था वो 60 है, एक्स जो 60 हो जाएगा, 60 के एवरेज रन बनाना था, और नया जो एवरेज है वो 5 हो जाएगा। टोटल 65 का एवरेज है उसका नया वाला, ऑप्शन सी सही इसका आंसर है। तो आज के हमारे मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व होते हैं। अब हम चलेंगे अपने जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पे। हमारा जो 51 नंबर क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन है वो, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। देखिए कई बार पूछा जाता रहता है कि ये लोथल किस समय के लिए कहाँ पर है, या लोथल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक ये भी क्वेश्चन बनता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी भागवा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकर तोल माप का प्रभारी था। लूसेंट में ये सारे ही क्वेश्चन लगभग रिपीटेड है, आप देख सकते हैं और आए हुए हैं। तो इसका आंसर होगा, क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकर तोल माप का प्रभारी था। तो
पणयाध्यक्ष यानी कि मर्चेंडाइजर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, वह क्या है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो है वह एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है, यानी कि बुक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस है। ना ही वो इतिहास है, ना ही वह चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में है, ना ही आत्मकथा है, वह एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री हेनसेंग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी? तो उन्होंने हर्षवर्धन के शासनकाल में यात्रा की थी। महोदय किसका पुराना नाम है? हुज ओल्ड नेम इज महोदय। तो कन्नौज का जो पुराना नाम है वो है महोदय। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर? निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? तो इसका आंसर है, देखिए, तटीय मंदिर मल्लापुरम नहीं है, मामल्लपुरम। इसका आंसर एलोरा का कैलाश मंदिर है, जो कि एक रॉक कट का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली परिशासन किया था? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। इन विच ऑर्डर डिड द फॉलोइंग डायनेस्टीज रूल दिल्ली परी? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। खिलजी, ऑप्शन ए खिलजी, ऑप्शन बी लोदी, ऑप्शन सी सैयद और ऑप्शन डी जो है वो गुलाम। इसका एक सही क्यों बताना है। तो इसका सही क्यों है, सही क्यों है गुलाम, खिलजी, सैयद और लोधी। पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, सैयद वंश और फिर लोधी वंश। क्वेश्चन नंबर 58, 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो ये हुए थे अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच। क्वेश्चन नंबर 59, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को पराजित किया था? पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को पराजित किया था अफगानों ने। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? तो इसका आंसर है बहादुर शाह प्रथम ने। बहादुर शाह प्रथम ने इसकी सत्ता संभाली। यहाँ पर हमारे जीएस के कुछ क्वेश्चन जो थे वो ख़त्म होते हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन थे। अब इसी जीएस के पार्ट में हमारा जो प्रोफेशनल नॉलेज का क्वेश्चन है, यानी कि सीआरपीएफ में जो क्वेश्चन आते हैं, सीआरपीएफ से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जिन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं हमारे सर्विस में, उसमें उसी क्रम में पहला क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन जो है वो, रेलवे वारंट की फॉर्म संख्या क्या है? तो रेलवे वारंट की जो फॉर्म संख्या है वह है ऑप्शन ए 4। क्वेश्चन नंबर 62, लीव सर्टिफिकेट का फॉर्म संख्या क्या है? तो लीव सर्टिफिकेट का फॉर्म संख्या जो है वह है 28 है। क्वेश्चन नंबर 63, मूवमेंट ऑर्डर का फॉर्म संख्या क्या है? मूवमेंट ऑर्डर का फॉर्म संख्या जो है वह 33, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, मैसेज लिखने के लिए किस फॉर्म संख्या का उपयोग करते हैं? मैसेज लिखने के लिए किस फॉर्म संख्या का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन डी 129। क्वेश्चन नंबर 65, फुल थ्रू में कितने फंदे होते हैं? फुल थ्रू में 3 फंदे होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 66, आड़ कितने प्रकार की होती हैं? आड़ जो है वो 2 प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 67, राइफ़ल की ज़रोइंग कितनी दूरी से किया जाता है? राइफ़ल की ज़रोइंग कितनी दूरी से किया जाता है? तो राइफ़ल की ज़रोइंग जो है वो यहाँ पे ऑप्शन डी है A+B, यानी कि ए और बी दोनों ही सही है, 25 गज और 100 गज से। क्वेश्चन नंबर 68,
AK-47 की खाली मैगज़ीन का वज़न कितना है? AK-47 की खाली मैगज़ीन का जो वज़न होता है वह 322 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 69, AKM की लंबाई कितनी है? तो AKM की जो लंबाई है वो है 876 mm। अधिकतर हम क्वेश्चंस में जो होता है वो डिफरेंस ये होता है कि यूनिट सही होती है, बट इसका जो संख्या होती है वो सही होती है, बट इसकी यूनिट्स जो होती हैं वो चेंज होती है। कहीं mm होता है, कहीं cm होता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जो सही यूनिट है उसी को टिक करें। क्वेश्चन नंबर 70, AKM राइफ़ल का कारगर रेंज कितना है? AKM राइफ़ल का जो कारगर रेंज है वह है 300 मीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 71 है, AK-47 के मैगज़ीन में कुल राउंडों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें 30 राउंड आते हैं, इसकी मैगज़ीन में 30 राउंड आते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, इंसास राइफ़ल की लंबाई कितनी है? तो इंसास राइफ़ल की जो लंबाई है वह है 960 mm। अगला क्वेश्चन, इंसास राइफ़ल का वज़न कितना है? इंसास राइफ़ल का जो वज़न है वह है 4 किलो 18 ग्राम, यानी कि 4.018 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसास राइफ़ल की साइड रेडियस कितनी है? तो इंसास राइफ़ल की जो साइड रेडियस होती है वो होती है 470 mm। अगला क्वेश्चन, कार्बाइन का वज़न कितना है? कार्बाइन का वज़न 6.4 औंस है। अगला क्वेश्चन नंबर 76, नंबर 36 ग्रेनेड का मार डालने का चारों तरफ इलाका गज में कितना है? तो इसका आंसर है 9 गज। अगला क्वेश्चन नंबर 77, ट्यूब लॉचिंग की लंबाई कितनी है? ट्यूब लॉचिंग की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 78, ट्रिप प्लेयर कितनी देर तक रोशनी देता है? ट्रिप प्लेयर कितनी देर तक रोशनी देता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 30 से 40 सेकंड तक। क्वेश्चन नंबर 79, 51 mm मोटर की लंबाई कितनी है? देखिए, ये सारे ही क्वेश्चन आपने अपनी ट्रेनिंग या सर्विस में आपने शायद इन्हें पढ़ा होगा, और हाल फिलहाल में भी लोग आपसे अगर बातचीत करते हैं आप अपने आसपास के लोगों से, तो इन चीज़ों के बारे में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए। इससे आपकी जनरल नॉलेज और बढ़ती है इन चीज़ों के बारे में। इसी तरह से प्रयास करते रहें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, X-95 राइफ़ल का आविष्कारक देश कौन सा है? तो X-95 राइफ़ल का आविष्कारक देश जो है वह है इज़राइल। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 81, X-95 राइफ़ल की कारगर रेंज कितनी है मीटर में? तो इसकी कारगर रेंज जो है वह 300 मीटर है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 82, 40 × 46 mm UBGL का वज़न कितना है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, 1 किलो 650 ग्राम, यानी कि 1.650 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 83, लो एक्सप्लोजिव के फटने की रफ्तार कितनी है? यहाँ सारे ही ऑप्शन फीट प्रति सेकंड के हिसाब से हैं, तो इसका आंसर जो है वह है 13,000 फीट प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 84, TNT स्लैब का वज़न कितना है? TNT स्लैब का वज़न कितना है? तो TNT स्लैब का जो वज़न होता है वो 450 ग्राम होता है, यानी ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 85, आंसू गैस कितने प्रकार के होते हैं? आंसू गैस जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 86, भारत में कौन सी गैस का इस्तेमाल भीड़ पर किया जाता है? भारत में कौन सी गैस का इस्तेमाल भीड़ पर किया जाता है? वो है DM गैस। क्वेश्चन नंबर 87, रेस्पिरेटर का प्रकार, रेस्पिरेटर के प्रकार, तो इसके 4 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, किस धारा के खिलाफ कानून मजमा घोषित किया जाता है? किस धारा के खिलाफ कानून मजमा घोषित किया जाता है? वह है IPC का 141। क्वेश्चन नंबर 89, राइट ड्रिल में लाठी पार्टी की कुल संख्या, राइट ड्रिल में लाठी पार्टी की कुल संख्या जो है वह है ऑप्शन सी, यानी कि 13। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 90 है, राइट पार्टियों की गाड़ी
को गाड़ी से मार्च करते समय बैठने की तरकीब में सबसे पहले कौन सी पार्टी बैठती है? तो सबसे पहले राइफल पार्टी बैठती है। गार्ड कितने प्रकार के होते हैं? गार्ड जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, गार्ड से ड्यूटी एनसीओ का फासला कितना होता है? गार्ड से ड्यूटी एनसीओ का फासला कितना होता है? 12 कदम। रात को गार्ड सलामी किसे देता है? रात को गार्ड जो है वो सलामी जो है वो विक अफसर को देता है। क्वेश्चन नंबर 94, राइफल के साथ सावधान में पंजा से पंजा का फासला कितना होता है, कितने इंच होता है? तो इसका फासला 6 इंच होता है। क्वेश्चन नंबर 95, बाजू शस्त्र की कार्रवाई कितने हरकत में पूरी होती है? तो बाजू शस्त्र की जो कार्रवाई है वो 3 हरकत में पूरी होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 96, तेज चाल में सामने सैल्यूट की हरकत कितने हरकत में पूरी होती है? तेज चाल में सामने सैल्यूट की हरकत कितने हरकत में पूरी होती है? तो ये होती है 5 हरकतों में। क्वेश्चन नंबर 97, ड्रिल की सर्वप्रथम शुरुआत किस देश में की गई थी? ड्रिल की सर्वप्रथम शुरुआत किस देश में की गई थी? तो ये जर्मनी में की गई थी। 98, ड्रिल भारत में कब आया? ड्रिल भारत में जो है वो 1835 में आया था। अब बताना चाहूँगा ड्रिल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हम सर्विस कर रहे हैं तो हमारे लिए 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं 3D, यानी कि ड्रिल, ड्यूटी एंड डिसिप्लिन। ये मस्ट है। अगर आप CRPF में सर्विस कर रहे हैं या फिर किसी भी पैरामिलिट्री या आर्मी में सर्विस कर रहे हैं तो 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जो कि हैं ड्रिल, ड्यूटी और डिसिप्लिन। क्वेश्चन नंबर 99, बाएं सज में कदम की लंबाई कितनी होती है? बाएं सज में कदम की लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है 15 इंच। अगला क्वेश्चन, दर्शक के आदेश पर दर्शक कितने कदम जाता है? दर्शक के आदेश पर दर्शक 15 कदम जाकर 16 मिलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 101, कौन सी कार्यवाही जवान बिना वर्ड ऑफ कमांड के अपनी मर्जी से करता है? तो वह कार्रवाई है कदम बदल। अगला क्वेश्चन नंबर 102, तेज चाल में पहला कदम कितने इंच का लेते हैं? तेज चाल में पहला कदम जो है वो 30 इंच का लेते हैं। अगला क्वेश्चन, खुली लाइन और निकट लाइन चाल में अगले और पिछले लाइन का फासला कितने कदम होता है? तो खुली लाइन और निकट लाइन चाल में अगले और पिछले लाइन का फासला जो होता है वो होता है 5 कदम। अगला क्वेश्चन 104, कंपनी के कितने फॉर्मेशन होते हैं? कंपनी के जो फॉर्मेशन होते हैं वो होते हैं 6, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 105 है, पेट्रोल कितने प्रकार के होते हैं? पेट्रोल जो हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2। क्वेश्चन नंबर 106, जीपीएस कितने सेगमेंट पर काम करता है? जीपीएस जो है वो 3 सेगमेंट पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 107, टारगेट कितने प्रकार के होते हैं? टारगेट जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। 108 क्वेश्चन नंबर, फायर कंट्रोल ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं? फायर कंट्रोल ऑर्डर जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 109, सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो सेक्शन फॉर्मेशन जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, एमओएस की कितनी पार्टियां होती हैं? एमओएस की कितनी पार्टियां होती हैं? तो एमओएस की 4 पार्टियां होती हैं। अगला क्वेश्चन 111, फायर फाइटिंग में कुल कितनी पार्टी होती हैं?
फायर फाइटिंग में जो होती हैं वो 3 पार्टियाँ होती हैं। पीटी कितने प्रकार के होते हैं? पीटी जो है वो 2 प्रकार के होती हैं। अगला क्वेश्चन, फायरिंग रेंज कितने प्रकार के होते हैं? तो फायरिंग रेंज जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, भारतवर्ष के झंडे का नाप किस अनुपात में होता है? तो भारतवर्ष के जो झंडे का नाप है वो 3:2 के अनुपात में होता है। क्वेश्चन नंबर 115, सैंडबैग का नाप कितना होता है? सैंडबैग का नाप जो होता है वो 34 × 14 इंच होता है। 34 लंबा, 14 चौड़ा। क्वेश्चन नंबर 16, CRPF का उद्गम किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन डी, नीमच में हुआ था। क्वेश्चन 117, केंद्रीय हथियार भंडार की स्थापना कब और कहाँ हुई? केंद्रीय हथियार भंडार की स्थापना जो है वो 1967 रामपुर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 118, पुलिस शहीद दिवस कब मनाया जाता है? पुलिस का शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 119 है, महिला बटालियन का गठन किस वर्ष किया गया? महिला बटालियन का गठन किस वर्ष किया गया? तो यह किया गया था सन 1981 में। क्वेश्चन नंबर 120, रेंज की कमान किसके हाथ में होती है? रेंज की कमान किसके हाथ में होती है? तो ये जो है DIG के हाथ में होती है, यानी कि डायरेक्टर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, अगला क्वेश्चन नंबर 121, एक बटालियन में कुल कितने वरिष्ठ अधिकारी होते हैं? तो एक बटालियन में कुल 13 वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन 122, CRPF की कुल महिला बटालियन कितनी है? तो CRPF में 6 महिला बटालियन है, बताना चाहूँगा। ऑप्शन बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 123, ISA कहाँ स्थित है? ISA कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 123, तो इसका आंसर है माउंट आबू। आप सभी से मैं ISA का फुल फॉर्म जानना चाहूँगा, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 124, CRPF में कुल बेस हॉस्पिटल की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 124, तो इसमें 4 बेस हॉस्पिटल की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 125, बल की स्थायी कार्यशाला कितनी है? बल की स्थायी कार्यशाला जो है वो 2 है। क्वेश्चन नंबर 126, RAF की स्थापना किस वर्ष की गई थी? RAF की स्थापना जो है वो 1992 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 127, संसद भवन पर फिदायीन हमला किस वर्ष हुआ था? संसद भवन पर जो फिदायीन हमला हुआ था वो सबको ही पता है लगभग, और हमारे जो CRPF में जवान सर्विस कर रहे हैं या फिर जो अभी जुड़े हैं या फिर वो जो डिपार्टमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ज़रूर पता होगा कि जो CRPF पे जो संसद भवन पे जो फिदायीन हमला हुआ था वो सन 2001 में हुआ था। 128 क्वेश्चन, अदालती जांच का आदेश कौन दे सकता है? तो अदालती जांच का जो आदेश है वो कमांडेंट दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, विभागीय जांच के पश्चात जारी किए गए आदेशों के खिलाफ अपील देने की समय सीमा कितने दिन होती है? विभागीय जांच के पश्चात जारी किए गए आदेशों के खिलाफ अपील देने की समय सीमा कितने दिन की होती है? तो 129 क्वेश्चन नंबर का जो आंसर है वह है 30 दिन के अंदर ना। हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 130 है जो कि हमारे इस सेक्शन का, यानी कि जो हमारे CRPF रिलेटेड, सर्विस रिलेटेड क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन होगा। CRPF नियम बल में कब लागू हुआ? CRPF का नियम जो है, नियम बनाए गए तो बल में कब लागू हुआ? तो इसका आंसर है 1955। अब हम चलेंगे अपने अगले सेक्शन पे। इसी क्रम में हम आगे चलेंगे और हम यहाँ पे अपने जो सेट पे 2 ऑप्शंस आते हैं, हिंदी और इंग्लिश के, तो हम हिंदी का ऑप्शन चूज़ करेंगे और हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और कम्युनिकेशन स्किल के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर दिया गया है 131 से 135 तक जो 5 क्वेश्चन हैं वो गद्यांश के आधार पर हैं, और बताना चाहूँगा गद्यांश पहले ही पढ़ लिया गया है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस के आंसर बताऊँगा। तो आंसर है कि
131 क्वेश्चन नंबर जो है वो है, इस गद्यांश में लेखक मुख्य रूप से क्या वर्णित किया है। आप इसको खुद से पढ़ सकते हैं और आराम से आंसर दे सकते हैं इन सभी का। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इन सभी के सही आंसर क्या हैं, मैं अपनी तरफ से भी बता रहा हूँ। तो 131 क्वेश्चन का आंसर है, इस गद्यांश में लेखक मुख्य रूप से क्या वर्णित किया है। तो इसका आंसर होगा मात्र महात्मा गांधी के चरित्र की विशिष्टता का कारण बताया है। क्वेश्चन नंबर 132, इस गद्यांश में लेखक ने यूरोप के कुछ महापुरुषों के विषय में क्या कहा है। यूरोप के कुछ महापुरुषों के विषय में क्या कहा है। उन्होंने उपाय तो बताए पर उनका कार्यान्वयन दूसरों पर छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 133, इस गद्यांश में लेखक ने महात्मा गांधी के विषय में क्या कहा है। तो उन्होंने कहा है, सारी ऑप्शन पढ़ेंगे। वे केवल सिद्धांतवादी थे, उनकी कथनी और करनी में अंतर था, वे केवल आदर्शवादी थे। उपयुक्त में से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। क्वेश्चन 134, तटस्थ चिंतन से क्या अभिप्राय है। तटस्थ चिंतन से क्या अभिप्राय है। तो निष्पक्ष होकर सोच विचार करने को ही तटस्थ चिंतन कहा गया है। क्वेश्चन 135, उक्त गद्यांश का संबंध निम्नलिखित में से किसमें है। तो उक्त गद्यांश का संबंध जो है वो है आदर्शवाद। चलते हैं आगे, इसी क्रम में आगे है 136 नंबर क्वेश्चन, ह वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है। ह वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ। क्वेश्चन 137, किस वर्णों का प्रयोग में दंत और ओष्ठ का प्रयोग होता है। तो व में दंत और ओष्ठ जब भी आप बोलेंगे, बोलते वक्त आपके दांत और ओष्ठ जो है दोनों का उपयोग होता है। व। क्वेश्चन नंबर 138, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो वर्तनी की शुद्ध वर्तनी है प, र की मात्रा और त न, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 139, संतोष का सही संधि विच्छेद क्या है। तो संतोष का जो सही संधि विच्छेद है वह है सम प्लस तोष, ऑप्शन ए सम प्लस तोष। ये वाला संतोष जो है पहला वाला जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 140, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो वो हुआ है सम। क्वेश्चन नंबर 141, दीनानाथ में कौन सा समास है। दीनानाथ में कौन सा समास है। तो दीनानाथ में जो समास है वो कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 142, शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। शत्रु का पर्यायवाची शब्द है सहचर। क्वेश्चन नंबर 143, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द है वो है हिरण्यगर्भा। क्वेश्चन नंबर 144, गमन का विलोम शब्द है। गमन का विलोम शब्द है आगमन। 145 क्वेश्चन नंबर, विस्तार का विलोम शब्द है। विस्तार का विलोम शब्द है वह है संक्षेप। तो बताना चाहूँगा ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं हिंदी के इतने टफ क्वेश्चंस नहीं होते अगर आपने बेसिक बुक्स पढ़ी हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप बेसिकली लूसेंट की जो हिंदी बुक आती है अगर आप उसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब 25 प्लस आउट ऑफ 30 जो है वो आपके सॉल्व हो जाएंगे एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन है 146, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे के लिए एक शब्द का उपयोग करें। दूसरों के सहारे जीवित रहे तो इसका आंसर है परोपजीवी। अगला क्वेश्चन, आयु में बड़ा व्यक्ति के लिए एक शब्द है। आयु में बड़ा व्यक्ति के लिए एक शब्द है ज्येष्ठ। अगला क्वेश्चन, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था के लिए एक शब्द है। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था के लिए एक शब्द है। चलिए इस सवाल का जो जवाब है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं ये सवाल आप सभी के लिए, अपने सभी साथियों के लिए छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो 149 क्वेश्चन है, शुद्ध रूप का जो चयन करेंगे हम चेक करेंगे। पिछले सोमवार को स्कूल बंद है। ऑप्शन बी है पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा।
अगला क्वेश्चन, पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, और ऑप्शन डी, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। तो इन सभी बातों में जो है ऑप्शन डी जो है वो सही है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। ये बीते हुए समय की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए चेक करेंगे, फल बच्चे को काट कर खिलाओ। बच्चे को काट कर फल खिलाओ, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, और काट कर फल बच्चे को खिलाओ। जहाँ तक देखा जा रहा है बच्चे को काट कर फल खिलाओ तो गलत है, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, ऑप्शन सी जो है वो सही। क्वेश्चन नंबर 151, अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ है। अगर मगर करने का मुहावरे का अर्थ है बहाने बनाना। क्वेश्चन नंबर 152, कान फूंकना मुहावरे का अर्थ है। तो सिंपल सी बात है, कान फूंकने मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है दीक्षित करना। क्वेश्चन नंबर 153, गुरु गुड़ चेला चीनी कहावत का अर्थ है। आप सभी को पता होगा गुरु गुड़ और चेला चीनी की कहावत का जो अर्थ होता है वह होता है गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, गुरु का चेले से आगे बढ़ जाना। क्वेश्चन नंबर 154, आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्तियों का अर्थ है। आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्तियों का जो अर्थ है वह क्या है। तो इसका अर्थ है दोहरा लाभ उठाना, यानी आम भी खा जाना और गुठली भी खा जाना। बहुत से लोग होते हैं ऐसा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 155, शांत रस का स्थायी भाव क्या है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है। तो आप एक बार शांत होकर देखिए, शांत रस का जो स्थायी भाव है वो आपको महसूस होगा। क्वेश्चन नंबर 155 का सही आंसर क्या होगा, वो होगा निर्वेद। क्वेश्चन नंबर 156, सर्वश्रेष्ठ रस का किसे माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ रस जो है वो किसे माना जाता है। तो वह श्रृंगार रस को, श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 157, मेरे तो गिरिवर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्ति में कौन सा रस है। इन पंक्ति में कौन सा रस है। तो इन पंक्ति में श्रृंगार रस है, इसमें श्रृंगार हो रहा है। अगला क्वेश्चन, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो इसका आंसर है ऋग्वेद में। आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 159, कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है। कोई भी छंद जो है वो चरणों में और यति में दोनों में ही विभक्त रहता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही है, दोनों में ही। क्वेश्चन नंबर 160, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। घुटने टेक देना मुहावरे का अर्थ है। घुटने टेक देना मुहावरे का अर्थ है। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप सभी से मैं कमेंट बॉक्स में जानना चाहूँगा। आप प्लीज़ इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। आज की हमारी मॉक टेस्ट की वीडियो यहीं समाप्त होती है। हमने आपके लिए मॉक टेस्ट जो है वो बहुत ही मेहनत से बनाया है। अगर आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है। आज के लिए आप सभी साथियों को मैं अलविदा कहना चाहता हूँ। मैं कमलेश यादव जल्दी अपनी नई वीडियो के साथ, एक नए मॉक टेस्ट के साथ, नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए अपने सभी साथियों को कहना चाहूँगा, जय हिंद।